मैं बहुत फास्ट इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं, बस मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ उनका। ठीक है, अब हम लोग असेसमेंट देख लेते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स की। हमने पहले असेसमेंट देखी थी एक नॉर्मल पेशेंट की, जो भी आपके पास पेशेंट आ रहा है। अब हम हाई रिस्क पेशेंट के असेसमेंट देख रहे हैं, बेसिकली कैसे अप्रोच करेंगे हम उस पेशेंट को। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पहले से रिटन कर लिए देखें। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे बेसिकली हाई रिस्क पेशेंट है कौन, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो पेशेंट को वो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो हाई रिस्क पेशेंट है। ठीक है, और इसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, स्कोरिंग क्लिनिकल स्केल्स भी होते हैं। इसकी बात मैं बाद में करूँगी, मतलब आगे करूँगी। पहले हमें देख लेते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जो मॉर्बिडिटी को, मोर्टेलिटी को और हाई रिस्क को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे कि प्रीवियस कार्डियो रेस्पिरेटरी इलनेस हो गई, एक्यूट एमआई हो गया, सीओपीडी स्ट्रोक हो गया, वेस्कुलर डिजीज़ हो गई कोई, या फिर एज अबव 70 ईयर्स है, और उसके कोई और एक्सटेंसिव सर्जरी हुई है उसकी, कोई पहले से कार्सिनोमा की, या फिर एक्यूट एब्डोमिनल कैटास्ट्रॉफी है, या एक्यूट मैसिव ब्लड लॉस है ग्रेटर देन 8 यूनिट्स है, या फिर पेशेंट सेप्टिसेमिया है उसको, या फिर कोई भी पॉजिटिव ब्लड कल्चर है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, या फिर वो एक्यूट रीनल फेलियर है जिसमें एक्यूट रीनल फेलियर उसको हो चुका है, जिसमें इसको यूरियो लेवल या क्रिएटिनिन लेवल ग्रेटर देन 20 मिलीमोल आ रहा है। ये सब पेशेंट्स जो है हमारे पास हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इन पेशेंट को पहले हाई रिस्क पेशेंट आइडेंटिफाई करना है, जिसका स्कोरिंग स्केल्स भी हैं बहुत सारे, आगे डिस्कस करते हैं। उसका लेवल ऑफ रिस्क में असेस करना है कि कितना लेवल है, माइल्ड लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, या सीवियर लेवल है उसका रिस्क का। फिर हम लोग डिटेल प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करेंगे, एडिक्वेट रिससिटेशन करेंगे, ऑप्टिमाइज मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, उसके अंडरलाइन डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। अगेन वही बात होगी इन्वेस्टिगेशन की, रूटीन इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ अंडरलाइंग डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशंस वैसी ही होंगी अकॉर्डिंग टू द नीड या उसके प्रॉब्लम के ज़रिए। फिर हम लोग इमीडिएट और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करेंगे उसके अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स का, पैथोलॉजी का जो के साथ चल रही है, और फिर हम उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो एडमिशन भी ले ले। ये सब बातें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग कैसे पेशेंट को अप्रोच करेंगे, हाई रिस्क पेशेंट को। ठीक है, मैंने जो स्कोरिंग सिस्टम की बात करी थी, आइडेंटिफाई द हाई रिस्क पेशेंट्स में, वो हम देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे स्केल्स होते हैं जो कि मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मेजरली एक की बात करूँगी, ASA स्कोरिंग सिस्टम की। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास यूज़ कर रहे होते हैं ऑपरेटिव मॉर्टेलिटी के लिए। ऑपरेटिव स्केल यूज़ हो रहा था ऑपरेटिव मोर्टेलिटी के लिए। और भी स्केल्स हैं, उनके आपको सब नाम पता हो तो वो भी मोर देन इनफ है, लेकिन अब इसके बारे में देख लें ज़्यादा, क्योंकि ये पूछा जाता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थोलॉजिस्ट, इसके कुछ ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4 5 एंड ग्रेड ई। जो ग्रेड 1 होता है ना, वो हेल्दी होता है और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं मोर्टेलिटी के, अबाउट 0.1% चांसेस होते हैं इसमें के ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर सर्जरी के पेशेंट्स का जो है ना मोर्टेलिटी डेथ हो जाए। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं जो हेल्दी पेशेंट्स, 0.1%। ग्रेड 2 में हम उन पेशेंट आते हैं जिनको माइल्ड सिस्टमिक डिजीज़ होती है और कोई फंक्शनल लिमिटेशन नहीं होती, उनमें हमारे पास चांसेस होता है मोर्टेलिटी का 0.7%। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ते जाएंगे, रिस्क बढ़ता जाएगा। ठीक है, ग्रेड 3 में हमने कहा सीवर सिस्टमिक डिजीज़ होगी और फंक्शनल लिमिटेशन है उसकी। ठीक है, फिर उसकी उसका भी हमें बस बढ़ जाएगा मोर्टेलिटी रेट अगर 3.5 पर, इसलिए हमें बढ़ता जाएगा। सब ने याद रखना है, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेशेंट के मोर्टेलिटी का रेट बढ़ता जाएगा, मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ग्रेड 4 में सीवियर जो है सिस्टमिक डिजीज़ है और कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द लाइफ है, कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द लाइफ है। और ग्रेड 5 में हमारे पास पेशेंट जो है अनलाइकली टू सर्वाइव 24 आवर्स विद और विदाउट ऑपरेशन। इसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं, अबाउट 93.3% चांसेस होते हैं, और इसमें होते हैं हमारे पास 18.3। ये आपको परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा बड़ा ग्रेड होगा उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे। और जो इमरजेंसी ऑपरेशंस होते हैं उनका हम तो कुछ नहीं कह सकते कितना मोर्टेलिटी रेट है, मे बी वो सक्सेसफुल हो, मे बी अनसक्सेसफुल हो, तो इसमें सिर्फ इसमें कोई ग्रेडिंग नहीं दी हुई, सिर्फ कहा गया कि ई फॉर इमरजेंसी ऑपरेशंस। अच्छा, जो बाकी हमने स्कोरिंग की बात करी थी उसके सिर्फ हमें नाम पता हो तो मोर देन इनफ है। मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ द टास्क, इसका एमईटी भी कहते हैं। पॉसम स्कोर, बेसिकली ये सब मोर्टेलिटी के ही स्कोरिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये पॉसम इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फिजियोलॉजिक एंड द ऑपरेटिव सिविरिटी
of the severity score for the enumeration of the mortality and the morbidity। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास ACS, NSQ, Q1, QIP स्कोर। इसके आपको फुल फॉर्म ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये भी स्केल्स हैं स्कोरिंग के हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए, ऑपरेटिव मोर्टेलिटी के लिए। कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग, CPET कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये सब स्कोरिंग स्केल्स हैं। हमने जो है ये सब पेरी ऑपरेटिव केयर तो देख लिया है। उसके अलावा जो है हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंदर, जैसे कि हम लोग पूछा जाता है कभी कभार कि अगर हमारे पास 3 पेशेंट्स आएंगे, चिल्ड्रन, डायबिटिक पर्सन और एल्डरली, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम बच्चों को ऑपरेशन हो, बच्चों की सर्जरी हो, अगर एक ही दिन में तीनों पेशेंट्स आ रहे हैं तो सेकंड में हमारे पास है डायबिटिक पर्सन को हम प्रायोरिटी देंगे, और थर्ड नंबर पे एल्डरली, और फिर उसके बाद उन पेशेंट को देंगे जिनमें कोई कोमॉर्बिड नहीं है, फिर जो भी है उनको, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल हम लोग चिल्ड्रन, डायबिटिक पर्सन और एल्डरली को देंगे। ठीक है, कोई भी सर्जरी से पहले जो है हमारे पास नील पर ओरल पेशेंट को कर देते हैं, कुछ भी नहीं देते, कोई भी सॉलिड फूड नहीं देते। जैसे कि 8 आवर्स बिफोर द सर्जरी और 2 आवर्स बिफोर द सर्जरी इसे हम वाटर आइसोटोनिक फ्लूइड्स भी बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी एस्पायरेशन वगैरह का मसला ना हो। और स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनसे हम कहते हैं कि 8 वीक्स प्रायर टू सर्जरी बंद कर दें स्मोकिंग, ताकि आपका ऑपरेशन जो है ना सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, ये इसके साथ साथ हम अल्कोहल इंटेक और जिनका BMI ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, हाइपोथायराइडिज्म, इन सब को भी प्रेफरेंस पेशेंट को कह रहे होते हैं कि बिफोर द सर्जरी इन सब पे ध्यान दें। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, मिनी ईस्ट्रोजन, उनको हम लोग बिफोर द सर्जरी 4 वीक्स पहले बंद करवा देते हैं कि जो पेशेंट्स ले रहे हैं उनके मुँह ना लें, क्योंकि ये सब जो है हमें इंट्राऑपरेटिव कोई भी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वैसे आप एक दफ़ा बस देख लें, कोई मसला नहीं। कोई कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि ये बता दें कि कोई पेरी ऑपरेटिव टीम्स में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि पेरी ऑपरेटिव टीम्स में हमारे पास वार्ड, थिएटर, स्पेशलाइज्ड नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, एनेस्थेटिक होना चाहिए, सर्जिकल टीम होनी चाहिए, रेडियोलॉजिक्स होने चाहिए, रिहेबिलिटेशन और सोशल केयर वर्कर्स होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्सनल इंडिविजुअल केसेस होने चाहिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। पेरी ऑपरेटिव टीम के लिए हमें बेसिकली वार्ड, थिएटर्स, नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड एनेस्थेटिक की ज़रूरत होती है, रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, और रिहेबिलिटेशन एंड द सोशल केयर वर्कर्स जो होते हैं ना उनकी ज़रूरत होती है, और स्पेसिफिक पर्सनल इंडिविजुअल केसेस की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको ये बात सिर्फ ध्यान में रखें तो सही है, ऐसे जिसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।